हेलो गाइस, क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है और आज के वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन और वर्नर्स थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, जेईई हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, इनमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस लिहाज से भी ये चैप्टर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं। तो आप अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए इस चैप्टर के, तो आपको ये चैप्टर सबसे इजी लगेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड या टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की। फॉर्मेशन के बेसिस पे सॉल्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल सॉल्ट्स या सिंपल कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सिंपल सॉल्ट्स जो होते हैं वो एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, जैसे NaCl, K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस। ये सभी सॉल्ट्स एसिड और बेस को जब मिक्स किया जाता है तो इनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वहां से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं। और ये सॉल्ट्स जो होते हैं वो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैंने एसिड HCl लिया और इसकी रिएक्शन NaOH बेस से करवाई, तो यहां बनने वाला सॉल्ट होगा NaCl, साथ में H2O फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह HCl की जगह मैंने H2SO4 ले लिया और बेस मैंने KOH ले लिया, तो यहां से बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो होगा K2SO4 और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। H2SO4 की रिएक्शन अगर मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी, तो यहां पे जो बनने वाला सॉल्ट होगा वो होगा Al2SO4 होल थ्राइस और साथ में यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप जितने भी सॉल्ट्स देख रहे हैं, NaCl, K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस या और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये सभी सिंपल सॉल्ट्स हैं। और सिंपल सॉल्ट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल सॉल्ट्स जो होते हैं उनमें एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन होता है। जैसे मैं NaCl की बात करूं तो NaCl में एक टाइप का कैटायन Na+ और एक ही टाइप का एनायन Cl- है। इसी तरह से K2SO4 में भी देखेंगे तो इसमें K+ एक टाइप का कैटायन है और SO4-2 यहाँ पे एक टाइप का एनायन है। Al2SO4 होल थ्राइस में भी देख लीजिए, एल्यूमिनियम एक टाइप का कैटायन और SO4-2 ये एक कैटायन है, सल्फेट कैटायन है। तो सिंपल सॉल्ट्स जो होते हैं उनमें एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन होता है जब इनको हाइड्रोलाइज करते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं एसिड और बेस की सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। दूसरे टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अब ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड अगेन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप के जिनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट और दूसरे टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनके बारे में ही हमें इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन पहले हम जान लेते हैं डबल सॉल्ट क्या होते हैं। जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, डबल का मतलब दो टाइप के सॉल्ट्स होंगे। जब दो टाइप के सिंपल सॉल्ट आपस में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। जैसे बात करें पोटास एलम की, तो पोटास एलम में दो टाइप के सॉल्ट हैं, K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस। ये हमने अब ये देखा, ये दोनों ही कैसे हैं? सिंपल सॉल्ट्स हैं और साथ में 24H2O के साथ में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट, जिसको हम पोटास एलम भी बोलते हैं या फिटकरी इसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल है मोहोर सॉल्ट। मोहोर सॉल्ट का में क्या होता है? FeSO4, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, ये दोनों क्रिस्टलाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ 6H2O। 6H2O यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। कार्नेलाइट में KCl एक सिंपल सॉल्ट है और MgCl2 एक दूसरा सिंपल सॉल्ट है। तो यहाँ दो टाइप के सॉल्ट्स जो हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ 6H2O। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनमें दो टाइप के सिंपल सॉल्ट क्रिस्टलाइज होते हैं उनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। अब यहाँ पे एक चीज और समझना कि जो डबल सॉल्ट है ना, कोई सा भी डबल सॉल्ट ले लो, जैसे मैंने कार्नेलाइट ही ले लिया। अब कार्नेलाइट को जब वाटर में डिसॉल्व करोगे आप, तो क्या होगा? ये अपने सिंपल आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से आयंस बनेंगे? देखो, कैटायन बनेगा K+ और यहाँ से Cl- एनायन बन जाएगा। MgCl2 में Mg+2 कैटायन बनेगा और Cl- आयन बनेगा। तो यहाँ टोटल 3 टाइप के आयंस बन रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी ये सॉल्ट्स हैं वो अपने जो बेसिक आयंस हैं उनमें डिवाइड हो गए। इनमें ऐसा कुछ नहीं रहा कि यहाँ पे कोई आयन जो है, सॉल्ट जो है वो
डिवाइड नहीं हो रहा है, डिसोशिएट नहीं हो रहा है, वो अपने अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो गए। तो डबल सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डबल सॉल्ट में सिर्फ 2 सिंपल सॉल्ट कंबाइंड हो जाते हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। लेकिन दूसरे टाइप के जो होते हैं ना, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यही समझना। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ये एक कैसा है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लोरोफिल, इनके स्ट्रक्चर्स काफी बड़े हैं, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, ये भी क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हैं। यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड के एग्जांपल से समझिए। डबल सॉल्ट और इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये समझिए। जब हमने डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये तो अपने आयंस में डिवाइड हो गया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम सिंपल, अगर डबल सॉल्ट तक ही पढ़े होते तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कितने आयंस बनने चाहिए, K+ बनना चाहिए, Fe+2 या Fe+3 बनना चाहिए, है ना, और साथ में Cn- भी बनना चाहिए। ये 3 टाइप के आयंस बनने चाहिए, 2 टाइप के कैटायन और 1 टाइप का एनायन बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस 3 टाइप के नहीं बनते हैं। क्या बनता है, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे K+ कैटायन बनता है, मतलब पोटेशियम कैटायन बनता है, और FeCN6 ये जो है वो डिसोशिएट नहीं होता है। Fe+ कैटायन और इसमें Cn एनायन में ये डिसोशिएट नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है। ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है वाटर में भी, और इसीलिए हम ऐसे सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट तो ऐसा कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो डिसोशिएट नहीं हुआ, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। अब यहाँ Fe और Cn के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। बॉन्ड्स के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताऊं बॉन्ड्स के बारे में। देखो, बॉन्ड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अगर एटम एटम के बीच में बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जैसे HCl हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, बहुत सारे कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं। ठीक है। आयनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करता है, एक नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म करता है, और इनके बीच में कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक दूसरे एलिमेंट को ट्रांसफर करता है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं NH3 जो है उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और H जो है उसके पास, H में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन भी लूज हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा। तो H+ के पास सिर्फ एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। अब ये जो लोन पेयर है ना, वो कंप्लीटली क्या हो जाए, ट्रांसफर कर दे, NH3 जो है वो H+ को दे दे, तो क्या बन जाता है, NH4 बनता है। ठीक है। तो NH4 जो है उसमें NH3 और H+ के बीच में एक कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड है। तो इस तरह के बॉन्ड जो होते हैं वो किस में मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। सिमिलरली जहां पे जो मैं बता रहा हूं, यहां पे आयरन और Cn के बीच में भी कैसा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है। अब इनके बारे में ही हमें डिटेल में आगे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम एक नोट देखते हैं। इस नोट के बेसिस पे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। देखो, नोट क्या है, S और P ब्लॉक मेटल्स जितने भी हैं, S और P ब्लॉक मेटल्स का मतलब, जैसे S ब्लॉक मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ या सोडियम हुआ, ठीक है, ये जितने भी मेटल्स हैं, कैल्शियम हुआ, ये सभी S ब्लॉक मेटल्स हैं। P ब्लॉक मेटल्स का एग्जाम्पल की बात करूं तो एल्यूमिनियम। ठीक है। तो S और P ब्लॉक मेटल्स कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, या फिर उनको हम क्या बोल सकते हैं, कलरलेस भी बोल सकते हैं, वाइट कलर या फिर कलरलेस। जैसे NaCl है, आपने देखा है NaCl कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। KCl की बात करें वो भी वाइट कलर का होता है, जिसको कलरलेस भी बोल देते हैं। ठीक। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल, है ना, वो कैसे होते हैं, उनके कंपाउंड्स कलरफुल होते हैं। उनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। जैसे CrCl3.6H2O, अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 डिफरेंट कलर्स में सिंथेसाइज किया जा सकता है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, पर्पल, ये 3 कलर में सिंथेसाइज किया जा सकता है। इसी तरह से कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है। ये डिफरेंट येलो, पर्पल, ग्रीन, वॉयलेट, ऐसे
डिफरेंट कलर्स में सिंथेसाइज किया जा सकता है, लेकिन इनकी इंटरनली स्ट्रक्चर, ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो कैसे आए, क्यों इनका अलग अलग कलर होता है, इन सब के बारे में सबसे पहले जो डिस्कशन किया वो बर्नर्स ने किया, है ना। बर्नर ने बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बनाए। ये जो एग्जांपल है इसकी हेल्प से ही हम बर्नर थ्योरी को भी समझेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये कोबाल्ट, क्लोराइड, अमोनिया के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए और उनकी स्ट्रक्चर जो है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी ये तो हमने अभी लिख दिया है, लेकिन बर्नर से पहले ये स्ट्रक्चर नहीं था, ये कंपाउंड पता था और इनके कलर पता था। अब बर्नर ने ही सबसे पहले सजेस्ट किया इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो बर्नर थ्योरी सबसे पहले बताती है कि इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो इनकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के क्या बता सकते हैं, स्ट्रक्चर और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बर्नर थ्योरी की हेल्प से बता सकते हैं। या सबसे पहले इनकी स्टडी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की किसने की थी, बर्नर थ्योरी ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम बर्नर थ्योरी के बारे में बात करते हैं। चलो अब एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, फिर वहां से रीड करेंगे। ठीक, जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं इंट्रोडक्शन में, वो ही सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो एक बार रीड कर लें, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, ये सारी की चीज, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिंपल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं उनके बहुत और भी यूजेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बर्नर्स थ्योरी में कि बर्नर थ्योरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो समझ एक बार रीड करते हैं, फिर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। बहुत सिंपल है ना, परेशान मत होना बिल्कुल भी। देखो, Alfred Bernard, a Swiss chemist, was the first to formulate his idea about the structure of coordination compounds. सबसे पहले उसने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में सोचा। He prepared and characterized a large number of coordination compounds. बहुत सारे coordination compound उन्होंने synthesize किए और उनकी characteristics की study की, and studied their physical and chemical behavior by simple experiment technique. अब ये एक्सपेरिमेंट टेक्निक क्या है, ये अगर आपको समझ में आया तो आप आगे की सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, बर्नर प्रपोज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस फॉर मेटल आयन। ठीक है, प्राइमरी वैलेंस क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंस क्या होता है, इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले हम एक्सपेरिमेंट जो है, जो बर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने में और उनकी स्ट्रक्चर को कोरिलेट करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट जो बर्नर ने दिया था वो क्या था। ठीक, बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3, COCl3, PDCl2 have primary valence of 3, 2 and 2 respectively. प्राइमरी वैलेंस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको अभी बताऊं तो वो क्या है, प्राइमरी वैलेंस जो हमने अभी तक वैलेंसी के बारे में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने पढ़ा है अभी तक, वो ही प्राइमरी वैलेंस है। ठीक है, okay. In a series of compound of cobalt chloride with ammonia, it was found that some of the chloride ion could be precipitate as AgCl on adding excess silver nitrate solution in cold, but some remain in solution. समझना, इसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। ये जो लाइन है वो एक्सपेरिमेंट की ही है। क्या किया बर्नर ने, जो सिंपल एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया उन्होंने, एक COCl2 के डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारे बनाए, जिनमें COCl3 था और उसमें अमोनिया जो थे वो X नंबर में लिखा है। X का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6, 5, 4, 4, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स लिए। यहाँ इस नीचे वाले फ्लास्क में उन्होंने क्या लिया, ये कंपाउंड एक एक करके अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक एक करके ये कंपाउंड लिए, जो COCl3 के COCl3 मतलब कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स था वो नीचे की साइड यहाँ पे लिया, है ना। इनके कलर जो थे वो डिफरेंट कलर थे, येलो, पर्पल, ग्रीन, वॉयलेट, तो एक एक करके लिया। अब जैसे सपोज मैंने सबसे पहले क्या किया, ये कंपाउंड मैंने लिया। ठीक है, कौन सा लिया, जो येलो कलर का था। ठीक, इसका सॉल्यूशन बनाया और इसमें मैंने नहीं, बर्नर ने क्या ऐड किया, AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। अब सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मैंने लिखा। ठीक है, और इसमें क्या ऐड किया है, कॉम्प्लेक्स ऐड किया है। कॉम्प्लेक्स कौन सा, कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है। और यहां से उनको AgCl का प्रेसिपिटेट मिला।
ठीक है। अब AgCl के प्रेसिपिटेट को उन्होंने क्वांटिटेटिवली एग्जामाइन किया तो इनके डिफरेंट मोल्स मिल रहे थे जब कॉम्प्लेक्स को डिफरेंट लिया। जैसे फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स जब लिया तो उनके पास 3 मोल AgCl3 मिला। जब ये पर्पल वाला जो सेकंड वाला जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो 2 मोल AgCl3 लिया। ग्रीन या वॉयलेट लिया तो इनके पास कैसा था, 1 मोल AgCl3 था। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रिवर्स सोचिए कि AgCl में जो Ag आएगा वो तो AgNO3 से आ रहा है, ठीक है, वो तो इन्होंने एक्सेस अमाउंट में डाला है, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स जो है उसमें क्लोराइड है COCl3.XH2। अब यहाँ पे अगर ये 3 मोल AgCl3 बन रहा है, मैं सपोज फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, येलो वाला 3 मोल AgCl3 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, 3Cl माइनस यहाँ पे होने चाहिए, यस और नो, ठीक है, 3Cl माइनस होने चाहिए। अब 3Cl होने के लिए क्या होगा कि यहाँ, अच्छा दूसरा जो लिया है जैसे पर्पल लिया तो यहाँ पे सिर्फ 2 मोल AgCl निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 क्लोराइड ही क्या होंगे, फ्री होंगे, यस और नो। ये समझ में आ रहा है कि 3 मोल लिया, 3 मोल अगर AgCl मिल रहा है तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें फ्री क्लोराइड आयंस जो होंगे वो 3 क्लोराइड आयन होंगे, ठीक है, या 3 मोल क्लोराइड आयन होंगे। अगर 2 मोल AgCl मिल रहा है तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसमें फ्री क्लोराइड आयंस जो होंगे वो 2 मोल होंगे, ठीक। इस अगर 1 मोल मिल रहा है AgCl तो जो क्लोराइड है उसमें क्या होना चाहिए, 1 मोल ही क्लोराइड आयन होना चाहिए, यस और नो। अब इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बताया कि भाई कंपाउंड में जो ये कोबाल्ट क्लोराइड तो सेम है, अमोनिया भी सेम है, लेकिन इनमें क्लोराइड जो हैं वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फ्री क्लोराइड जो आयनाइजेबल क्लोराइड हैं वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन रहे हैं उनमें क्लोराइड जो आयनाइजेबल क्लोराइड हैं वो जो हैं वो स्ट्रक्चर में अलग तरह से प्रेजेंट हैं और रिमेनिंग क्लोराइड जो हैं वो कुछ अलग तरह से बॉन्डेड हैं। ये उन्होंने यहाँ से सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया। एक बार रीड करते हैं। These observation together with the result of conductivity measurement in a solution can be explained if 6 group in all either chloride ions or ammonia molecule or both remain bonded to cobalt ion during the reaction, or second the compound are formulated as shown in table 9.1 टेबल 9.1 की तरह। या तो क्या है 6 ग्रुप जो हैं, मतलब यहाँ पे जो अमोनिया के और किसके क्लोरीन के जो 6 ग्रुप हैं वो सभी के सभी कोबाल्ट से ज्वाइन होंगे, या फिर क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इस तरह के फॉर्मुलेशंस होंगे। जैसे येलो के साथ में 3 मोल क्लोरीन है, इसका मतलब क्या है, CO जो है उसके 6 NH3 मतलब CO जो है वो अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है और क्लोरीन जो है वो 3 क्लोरीन या क्लोराइड आयन के फॉर्म में यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्लोराइड AgCl के कितने मोल मिल रहे हैं, इन 3 से 3 AgCl मिल रहे हैं। इसी तरह से पर्पल कलर का जो कंपाउंड था उसमें 2 मोल AgCl मिल रहा है, यानी कि 2 क्लोराइड आयन है, रिमेनिंग 1 क्लोराइड आयन जो है वो क्या हो गया, इस स्फीयर या कोबाल्ट से डायरेक्टली इस तरह से अटैच हो गया कि ये आयनाइजेबल नहीं होगा। ग्रीन और वॉयलेट में दोनों में ही एक क्लोराइड आयन जो होगा वो क्या होगा कि आयनाइजेबल है, रिमेनिंग 2 क्लोराइड आयन जो हैं वो इस तरह से कोबाल्ट से बॉन्डेड हो गए कि वो आयनाइजेबल नहीं है, ठीक है। वेयर द एटम विद द स्क्वायर ब्रैकेट form a single entity which does not dissociate under the reaction condition। अब यहाँ पे यही जो है यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का थ्योरी है जो बर्नर ने बताई। इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, देखो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि जो यहाँ पे क्लोराइड आयंस जितने भी नंबर में हैं जो बाहर की साइड में जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं ये तो क्या होंगे, आयनाइजेबल होंगे, ये तो आयनाइजेबल होंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने भी क्लोराइड आयन आ गए ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी बन गई है और इसमें जितने भी क्लोराइड आयन होंगे वो क्लोराइड आयंस डिसोशिएट नहीं होंगे, यानी कि क्लोराइड के फॉर्म में डिसोशिएट नहीं होंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। इसीलिए यहाँ पे बर्नर प्रपोज द टर्म सेकेंडरी बैलेंस फॉर नंबर ऑफ ग्रुप बॉन्डेड डायरेक्ट टू द मेटल आयन इन विच दीज एग्जांपल आर सेकेंडरी बैलेंस आर 6।
जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुई। प्राइमरी वैलेंसी तो सिंपल सा यही है कि जितना ऑक्सीडेशन या फिर जितना आयनिक चार्ज एक एंटिटी के ऊपर है। जैसे अगर मैं सिंपल सा कहूँ CO, अब यहाँ पे सिंपल सा आपको देखो कुछ चीज़ें आपको ये ऐसे समझना है। CO जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। अब जो है यहाँ पे कोबाल्ट और क्लोरीन इस तरह से अटैच हुए। अगर मैंने बोला कोबाल्ट और अमोनिया, फर्स्ट जो येलो कलर का है वहां पे 6 एंटिटीज ये हो गई और ये कॉम्प्लेक्स हो गए। मतलब यहां पे कोबाल्ट का कितना चार्ज हुआ, +3 चार्ज, और क्लोरीन कितनी होनी चाहिए, -3 करने के लिए, मतलब +3 को बैलेंस करने के लिए -3। इसीलिए फर्स्ट टाइप का ये कंपाउंड आया। नहीं समझ में आया, दोबारा समझना है। पर्पल वाला एग्जांपल लेते हैं। कोबाल्ट का कितना चार्ज है, +3। अब यहां पे एक क्लोरीन जो है वो यहां पे आ गया -1, और अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल्स आए, क्योंकि कोबाल्ट जो है 6, उसकी जो है सेकंड वैलेंस 6 है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन से हो गई, रिमेनिंग जो होंगे वो अमोनिया से होगा, तो अमोनिया के 5 आ गए और स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आयनाइज नहीं होंगे। अब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होगा ये समझ बताओ मुझे। ये -1, ये +3, ये कितना हुआ, ओवरऑल कितना हुआ, +2। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना हुआ, +2 चार्ज हुआ। अब +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने माइनस चार्ज होंगे, ऑब्वियसली 2 माइनस चार्ज होंगे, तो 2Cl- आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसीलिए ये 2Cl- होने की वजह से ही यहाँ पे 2 मोल AgCl मिल रहा था। ग्रीन वाला जो है इसका अगर मैं बात करूं, ग्रीन में कितने मिल रहे थे, 1 क्लोराइड आयन मिल रहा था। तो यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोबाल्ट है उसकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। अब 2 क्लोरीन जो है वो यहाँ पे जुड़ गई। अमोनिया जो है वो कितनी जुड़ेंगे आप बताओ, कोबाल्ट के साथ 6 ही जुड़ सकते हैं, जिनमें से 2 क्लोरीन जुड़ गए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज कितना होगा, क्लोराइड की वजह से कितना चार्ज आ गया, -2, +3 -2, ओवरऑल चार्ज कितना है, +1। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, चलो लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। अब क्लोरीन जो है वो कितने आएंगे, क्लोराइड आयंस जो होंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएंगे वो इतने ही आएंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो एक ही क्लोराइड आ जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए AgCl सिर्फ 1 मोल मिल रहा है, किस केस में, ग्रीन या वॉयलेट के केस में, और दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। समझ में आया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बर्नर ने 2 टाइप्स की बैलेंसीज का कॉन्सेप्ट दिया, प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस। क्या है इसके बारे में बात करते हैं। नोट दैट द लास्ट 2 कंपाउंड्स इन टेबल 9.1 हैव आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला COCl3.4NH2 but distinct property. Such compounds are termed as isomers. आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, जैसे कलर जो है वो उनके डिफरेंट हैं लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, उनको आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में आगे इसी चैप्टर में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन है, ठीक है। Burner in 1898 proposed his theory for the coordination compounds. The main postulates are, बर्नर थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके मेन 4 पोस्टुलेट हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है बर्नर थ्योरी का, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज 2 टाइप ऑफ लिंकेज, वैलेंसी जिनको हम बोल सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। मेटल जो होते हैं जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट 2 टाइप की लिंकेज शो करेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी लिंकेज। प्राइमरी लिंकेज जो होगी वो प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई होगी और सेकेंडरी लिंकेज जो होगी वो सेकेंडरी वैलेंसी से सेटिस्फाई होगी। सेकेंड पॉइंट है द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मल आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। जो प्राइमरी वैलेंस होती है, जो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर हम बोल रहे हैं कि जो उसकी वैलेंसी नॉर्मली अभी तक जो हम वैलेंसीज पढ़ते आए हैं वो ही प्राइमरी वैलेंसी है। जैसे कोबाल्ट के केस में इसकी प्राइमरी वैलेंसी +3 है, ठीक है, और ये किससे सेटिस्फाई होती है, ये नेगेटिव आयंस से सेटिस्फाई होती है। इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी वैलेंस। द सेकेंडरी वैलेंसेज आर नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन आयनाइजेबल होते हैं। दीज आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट में नेगेटिव Cl से भी सेटिस्फाई हो रही है और ये NH3 से भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी या सेकेंडरी वैलेंसेज जो हैं वो आयनाइजेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसेज जो हैं वो ही आयनाइजेबल हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। द सेकेंडरी वैलेंसेज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फिक्स फॉर मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो सेकेंडरी वैलेंस नई टर्म जो इंट्रोड्यूस हुई है उसी का एक और दूसरा नाम है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अलग अलग मेटल्स के लिए फिक्स होता है, ठीक है, अलग अलग मेटल के लिए फिक्स होता है, एक नंबर होता है। जैसे यहां पे कोबाल्ट के लिए जो सेकेंडरी वैलेंस बोले या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, ये क्या है? 6 है। कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंस जो है वो 3 है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंस जो है वो 6 है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। जो टर्मिनोलॉजी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई सारी न्यू टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर न्यू टर्म यूज हुई है, और भी कई सारी टर्म हैं जो इसमें यूज होंगी, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी नया टर्म आया है सेकेंडरी वैलेंस, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, और इसके लिए आपको याद रखना है कि ये अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है, लेकिन हर एक मेटल के लिए फिक्स नंबर होता है, जैसे प्राइमरी वैलेंस भी होता है। नेक्स्ट, the ions or group bonded by the secondary linkage to the metal have characteristic special arrangement corresponding to different coordination numbers। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो किससे जुड़े होते हैं? मेटल से जो सेकेंडरी वैलेंसेस सेटिस्फाई होती हैं, उनका अरेंजमेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और वो अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ये दो चीजें आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी वैलेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई होगी, लेकिन सेकेंडरी वैलेंस या कोऑर्डिनेशन नंबर नेगेटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो सकती है। यही इंपॉर्टेंट है बर्नर्स थ्योरी में। इन मॉडर्न फॉर्मुलेशंस सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। The species which within the square bracket are coordination entity or complex and the ion outside the square bracket are called counter ion। तो नई दो टर्म और हैं, काउंटर आयन और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इनका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे यहाँ पे ये COCl2NH3 ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, और इसके बाहर जो है Cl माइनस जो लिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन, ठीक, ओके। ही फर्दर प्रपोज्ड दैट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप्स आर मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये शेप्स के बारे में हम आइसोमेरिज्म में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जो बर्नर ने बताया कि ये 3 तरह की शेप्स जो होती हैं, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ये 3 टाइप की शेप्स जो होती हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मोर कॉमन होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स 10 CONH3 प्लस 3, मतलब प्लस 3 इसमें है, COCl NH3 5 प्लस 2 एंड COCl2 NH4 प्लस आर ऑक्टाहेड्रल एंटिटी। अब इनकी जो शेप ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन इन तीनों की अगर शेप की बात करें तो ये कैसी हैं? ऑक्टाहेड्रल। जबकि निकल, कार्बोनिल और प्लेटिनम क्लोराइड PtCl4-2 आर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर रिस्पेक्टिवली। ये निकल को जो NiCO4 जो है वो टेट्राहेड्रल है, और प्लेटिनम जो क्लोराइड है वो कैसा है? एक स्क्वायर प्लेनर है। इनके बारे में जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना तो और भी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दिया है कि जो मोर कॉमन होती हैं वो 3 तरह की शेप ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होती हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? चलिए अब हम बात करें तो एक और टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। ये मैंने वैसे आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, एक बार रीड भी कर लेते हैं। Both double salt as well as complex salts are formed by the combination of 2 or more stable compound in stoichiometric ratio। ठीक है, इनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में जब 2 सिंपल सॉल्ट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो डबल सॉल्ट भी बनता है, उससे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बनता है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो मतलब फिक्स रेशियो में, ठीक है। हाउएवर दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट सच एज कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O, मोर सॉल्ट्स FeSO4.NH4 and potash alum KAlSO4 है ना। पोटास एलम को अगर वैसे लिखना चाहें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे भी लिख सकते हो, K2SO4.Al2SO4
होल थ्राइस डॉट 24H2O, यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन निकाल दिया, तो इस तरह से भी पोटासियम का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये जितने भी डबल सॉल्ट्स हैं वो डिसोशिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हाउएवर कॉम्प्लेक्स आयंस सच एज Fe(CN6-4) of potassium ferrocyanide do not dissociate into Fe+ and Cn-2, Fe+2 and Cn-. ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट जो है, इसके अंदर वाली एंटिटीज जो हैं वो डिसोशिएट नहीं होती हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को ही हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन जो सिंपल या फिर डबल सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व करने से अपने सिंपल आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियो समझ में आती हैं और अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले पाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।